प्रिय साथियों, जय हिंद। आज मैं अपने जीवन का एक ऐसा दुखद क्षण रखने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं अपने उस 14 दिनों के अपहरण की गाथा का। सन 1999 का समय, जब हम गोरखपुर के कूड़ा घाट ग्राउंड में फौज की रेस पार कर चुके थे। जब मैं रेस पार कर चुका था तो ग्राउंड के बाहर तमाम प्रकार के दलालों ने मुझे प्रलोभन दे करके और घेरने की कोशिश की। मैं तमाम दलालों को मना करने के बाद अपने रास्ते पे चला और घर की तरफ निकल आया। बीच में ही कुछ दलालों ने मुझे नौकरी न करने देने की धमकी देते हुए और चेतावनी दिया कि आप ट्रेनिंग पे नहीं पहुंच पाओगे। मैं इस छोटी सी बात को बहुत सीरियस नहीं लिया और मैं अपने घर चला आया। तय कार्यक्रम के मुताबिक मेरी लिखित परीक्षा हुई और मेडिकल हुआ और मैं फौज के लिए फिट पाया गया। हमें कॉल लेटर मिल गया था कि आपको अगस्त में 1999 के अगस्त में ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। भारत की सीमाओं पे पाकिस्तान ने अपने दहशतगर्दों के माध्यम से आतंक मचाना शुरू कर दिया। खेत में धान लगा रहा था, तब तक डाक के माध्यम से तार मिला कि आपको बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर अपने कुछ सामानों के साथ बनारस बीआरओ पे रिपोर्ट करना है, जहां से आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। साथियों, जब मैं बनारस बीआरओ पर गया तो वहां पे कुछ दलाल जो कि इर्द गिर्द घूम रहे थे और ऑफिस में से निकल करके इधर उधर चक्कर काटे और मुझे प्रलोभन दे करके कि ऑफिस का काम है, चलो कुछ सामान पकड़ करके बुलेट पे बैठ करके लेके आना है, इसलिए हमारे साथ चलो। मैं ऑफिस का काम समझ करके उनके बुलेट पे बैठ गया। यही शायद मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई। बहरहाल काफी देर तक मुझे बुलेट पर लेकर जब वो चलने लगे, जाते जाते ऑटो वालों के माध्यम से पता चल रहा था कि हम लंका थाने की तरफ जा रहे थे। काफी देर के बाद हम एक ऐसी जगह पे रुके जहां बड़ा सा गोदाम था और अलमीरा बनता था। अलमीरा गोदाम के गेट में हमें प्रवेश कराया गया और गेट को बंद कर दिया गया। मैं समझ गया था कि मैं शायद अपहरण का शिकार हो चुका हूं। उसके बाद मुझे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां पे बिल्कुल अंधेरा था और वहां चेयर पे बैठा एक व्यक्ति था जिसने मुझे गोरखपुर में धमकी दिया था अपहरण की। वो मुझे देखते ही बोला कि मुझे पहचान रहे हो? मैंने बोला कि मैंने पहचान तो लिया है, लेकिन अब आपको जो करना है वो करिए और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। उसने इस बात पे मेरा घमंड समझते हुए लोगों को आदेश किया कि इसको राड से मार करके गटर में डाल दो या फिर मेरी अंगुलियों को काट दो, जिससे कि ये मेडिकल दोबारा अनफिट हो जाएगा और ये फौज में नहीं जा पाएगा। ये भी नहीं तो इसके साथ गाजा लगा करके इसको पुलिस के हवाले कर दो, जिससे कि इसका चालान हो जाएगा और फिर भी ये फौज से बदर हो जाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। साथियों, मेरे जेब से, मेरे बैग से सारा कागज निकाला गया और उसमें से मेरे पिता का नंबर ढूंढ करके निकाला गया। उसमें पिताजी मेरे गोरखपुर के केशोपुरहा गांव में प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पे कार्यरत थे। कल्पना कीजिए साथियों कि जिसका बेटा देश की रक्षा के लिए जा रहा हो और देश में ऐसे युद्ध जैसी हालात बनी हुई हो,
उसके बेटे का अपहरण का संदेश प्राप्त हो, उसकी माँ को अपहरण का संदेश प्राप्त हो, तो उस माँ और पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। समय आगे बढ़ता गया। पिताजी से मांग की गई 60,000 रुपए की। यदि आप अपने बेटे को चाहते हो और नौकरी चाहते हो तो 60,000 रुपए की फिरौती दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को हम जान से मार देंगे। पिताजी परेशान थे। माँ का रो रो के बुरा हाल था। घर का चूल्हा बंद था। लोगों को आशंकित होना लाजमी था कि क्या होगा विनय के साथ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते 8 से 9 दिन गुजर गए, लेकिन मेरा कोई पता नहीं चला। पिताजी अपने पुराने साथियों के साथ मुझे ढूंढने में पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। अंततः उस व्यक्ति का पता चल गया था कि वो व्यक्ति है कौन। इस बीच मुझे बनारस से लोग मऊ लेकर के आ गए थे, जो कि रतनपुरा हल्दलपुर वाले क्षेत्र में मुझे घुमा रहे थे। मैं चाहता तो भाग जाता, लेकिन मैं निश्चय कर रखा था और उनको बार बार चैलेंज कर रहा था कि मैं भाग करके नहीं जाऊंगा। अगर मेरे पिता की ताकत होगी तो वो मुझे छुड़ा करके ले जाएंगे और मैं फौज में नौकरी करने जाऊंगा। कभी कभी वो लोग गुस्से में मुझे मारने के लिए दौड़ते थे, लेकिन फिर भी वो रोक लेते थे, क्योंकि वो जहां भी मुझे लेके जाते थे अपनी रिश्तेदारी में लेके जाते थे और मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति बताते थे, नॉर्मल लड़का बताते थे, न कि अपहरण करके लाए हैं। बहरहाल जब पिताजी को पता चल गया कि व्यक्ति कौन है, उनके साथियों ने प्लानिंग किया और उनसे निवेदन किया कि मेरे बेटे को वापस कर दो। 10 दिन, 11 दिन जब गुजर गया तो पिताजी बनारस बीआरओ पे गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे का ऐसे ऐसे कांड हो चुका है। उन लोगों ने सिर्फ कहा कि 2 दिन का और समय है, अगर आपका बेटा आ जाता है तो हम उसको नौकरी पे भेज देंगे, अन्यथा वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाएगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हार करके पिताजी वापस आए और उन्होंने एक बहुत अटूट फैसला लेते हुए उन लोगों को फोन किया। फोन का लफ्ज यही था कि तुम मेरे बेटे को अपहरण करके ले गए हो, मेरा बेटा फौज में भर्ती हो चुका है, देश के हालात गंभीर हैं, मेरा बेटा बॉर्डर पे जाकर के शहीद हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं है, और अब तुम भी शहीद कर दो तो भी कोई गम नहीं है। मैं अपने छाती को पत्थर कर लिया हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे को कल स्कूल के गेट पे 10 बजे गोली मार दी जाएगी, ये पक्का वादा है। रात को 9 बज रहे थे। दुश्मन के खेमे में हलचल मच गई कि होगा तो अब क्या होगा। मामला बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, हम लोग उलझ गए हैं। बंधुओं, पिता की ताकत मुझे उस समय महसूस हुई थी कि पिता का साया क्या होता है और पिता का मनोबल और बल क्या होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। मैं वो शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कहूं। मैं अपने पिताजी का कर्जदार हूं। आज उनके लिए तड़पता हूं कि उन्होंने मुझे मौत के मुंह से खींच करके लाया और देश का फौजी बनाया, और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसे भारत भूमि की रक्षा के लिए ऐसे क्षण में हमको गौरवान्वित होने का समय मिला जब मैं कारगिल युद्ध लड़ा। तेरहवें दिन जब मेरे पिताजी ने उनको चैलेंज किया तो किसी भी तरीके से उन लोगों ने मुझे घर भेजने का प्लान किया। सुबह किसी की गाड़ी मंगाई गई यमहा, और किसी अनजान व्यक्ति को मेरे यहाँ ये कह के भेजा गया कि फलाने गांव में फलाने के घर ले जाकर के इसको छोड़ाओ। जब वो मेरे घर आया, सुबह 8 बजे घर पहुंचा, तो
सभी लोगों ने उसको घेर लिया। वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गया, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं बताया गया है कि ये लड़का कौन है, सिर्फ इतना बताया गया कि इसको इस गांव में इनके घर फलाने के घर ले जा करके इसको छोड़ देना है। साथियों, पिताजी दयालु स्वभाव के थे, उसको बख्श दिया। तुरंत हमको लेकर के 2 घंटे के अंदर अंदर बनारस चले गए और बनारस से हमें शाम को ही आदेश हुआ कि आपको नासिक जाना है तोपखाना रेजिमेंट में ट्रेनिंग करने के लिए। शाम को मैं 4 बजे महानगरी एक्सप्रेस से तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो गया। जब मैं रवाना हुआ था तो मेरे हाथ में एक पहले के जमाने में इतना छोटा सा सूटकेस हुआ करता था, जिसमें औरतें कंघी और एक छोटी सी रुमाल और कुछ 1-2 आइटम और रख करके दूल्हे को दिया करती थी। आनन फानन में पिताजी ने वही एक सूटकेस खरीदा था और उसमें एक तौलिया और एक कच्छा और बनियान और एक कोलगेट ब्रश और एक साबुन रखा गया था। मैं आंसू भर करके और कलेजे को बांध कर करके ट्रेनिंग के लिए निकल गया था। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो लोग वहां मेरा देख करके उपहास उड़ाने लगे कि तुम ट्रेनिंग करने आए हो कि यहाँ पे एक आध दिन गुजारने आए हो, क्योंकि वहां का जो परिवेश था वो बहुत अलग था। 2-2 टीन घी, बड़े बड़े पैकेटों में काजू किशमिश बादाम लोग अपने बेटों को दे करके और भेजे थे या ले आ करके वहां पे छोड़ रहे थे, जिससे कि वो खा पी करके मजबूत रहे। लेकिन मेरे पास सिर्फ पिता का मनोबल और माँ की ममता थी। अंततः साथियों, ट्रेनिंग भी हम लोग की बहुत पूरी नहीं हुई और मैं समझता हूं कि इंडियन आर्मी का वो पहला बैच था जब हम लोग कम ट्रेनिंग कर करके और मुझे चंडीगढ़ से IL-76 में बैठा करके कारगिल के लिए रवाना कर दिया गया। उस समय मेरी बटालियन बेस कैंप में जा चुकी थी। चूंकि मैं बोफोर्स तोप का ऑपरेटर था और मेरी यूनिट बोफोर्स गनों से लैस थी, इसलिए बोफोर्स ने ही जो परचम लहराया था उसमें हमारे यूनिट का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तरीके से हम लोगों ने 1999 में कारगिल विजय फतेह कर करके कारगिल कैनन का टैग लेकर के वापस आए और भारत माता की रक्षा के लिए आज भी समर्पित हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोग को कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे इस भावपूर्ण क्षण को सुना और इस भावुक क्षण को सुन करके आपका दिल भी भर गया होगा। लेकिन संघर्ष की बेड़ियों को पार करते हुए आप अपने बच्चों को संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।